क्वेश्चन बना रहे हैं आप लोग प्रीवियस ईयर का? बना रहे हैं कि नहीं? कितने लोग बना रहे हैं? कहाँ तक पहुंचे अभी घटना चक्र में? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वालों सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक क्वेश्चन मुझे बताइए तो, एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था ना, असहयोग आंदोलन, उसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? कल बताइएगा मुझे ढूंढ कर, है ना, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो असहयोग आंदोलन है, इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? इसका ड्राफ्ट चेक कीजिएगा एक बार, अच्छे से चेक करके मुझे कल बताइएगा, आज मत बताइए। रिसर्च कीजिए इस पे थोड़ा। तो आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, मयंक बोल रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, बेटा कल बताइएगा, आज रहने दीजिए, ठीक है। तो टॉपिक एक डालिए, क्रांतिकारी चरण का मतलब क्रांतिकारियों का दूसरा चरण, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, ये स्टार्ट क्यों हुआ था? कल क्लास नहीं किए थे क्या आप लोग? तो फिर क्यों स्टार्ट हुआ था ये? कोई एक हाथ खड़ा करके बताइए। हम्म मैंने कल लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने क्या किया था, चौरी चौरा कांड के बाद बंद कर दिया था। तो इसकी वजह से जो क्रांतिकारी लोग थे ना, उन लोगों में एक मतलब डाउट आ गया था गांधी जी को लेकर, कि इतना अच्छा सब कुछ तो चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लोगों ने बॉयकॉट भी कर दिया था सारा कुछ, बच्चे, टीचर, प्रोफेसर, वकील, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सब लोगों ने गांधी जी का एक आवाज में सब कुछ छोड़ दिया। और गांधी जी ने क्या किया उसको, गांधी जी ने बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद डाउट ये आया कि अब जो जितने भी लोग गांधी जी के मतलब जो सहयोग गांधी जी का कर रहे थे, ये लोग के अंदर डाउट आ गया कि अब आगे क्या करें, ठीक है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक दूसरा क्रांतिकारी आंदोलन का चरण स्टार्ट हुआ। तो इसको लिखना स्टार्ट कीजिए आप, लिखिए। द्वितीय चरण की शुरुआत, द्वितीय क्रांतिकारी 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 चरण की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा अचानक असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन को बंद कर देना था, को बंद कर देना था। इसी के बाद लिखिएगा असहयोग आंदोलन का तात्कालिक बंद होना, असहयोग आंदोलन का तात्कालिक बंद होना, असहयोग आंदोलन का तात्कालिक बंद होना लोगों के दिलों में असंतोष की भावना, लोगों के दिलों में असंतोष की भावना जगाने के लिए उत्तरदायी था, लोगों के दिलों में क्या लिखो, असंतोष की भावना, असंतोष की भावना जगाने के लिए
क्या था, उत्तरदायी था, जिसके कारण जिसके कारण क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण जिसके कारण क्रांतिकारी चरण का आंदोलन का दूसरा चरण क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया प्रारंभ किया गया। ठीक है, एक संस्था का नाम लिखिए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना, इसी को बोलते हैं HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें लिखिए जरा। कौन क्या था, सचिंद्र नाथ सान्याल। बाकी और भी लोग इसमें जुड़े हुए थे, चंद्रशेखर आजाद थे, है ना, लेकिन सचिंद्र नाथ सान्याल जो थे ना, ये इनके स्थापना के मुख्य सदस्य थे। लिखिए, HRA की स्थापना HRA की स्थापना अक्टूबर 1924 में, अक्टूबर 1924 में, अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल एवं सचिंद्र नाथ सान्याल एवं इनके सहयोगियों के द्वारा सहयोगियों के द्वारा की गई सहयोगियों के द्वारा की गई एक मिनट हमको बस एक चीज इसमें चेक करने दीजिए। एक मिनट, बस एक चीज हमको देखने दीजिए इसमें। सचिन नाथ सान्याल है ना, और उसके सहयोगी में एक लिखिए तो जोगेश चंद्र चटर्जी। हाँ, जोगेश या योगेश चंद्र चटर्जी, हाँ, योगेश चंद्र चटर्जी, योगेश चंद्र चटर्जी। ठीक है, ठीक है, यही आपको लिखवाना चाह रहे थे, क्योंकि एक एग्जाम में ना ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन, है ना, निम्नलिखित में से कौन HRA से जुड़े हुए हैं, और उसमें नाम था महात्मा गांधी, है ना, उसके बाद एक नाम था आपका ये जो आपको योगेश चंद जो है ना, ये इनका नाम दिया हुआ था, एक नाम दिया हुआ था आपका वो सुभाष चंद्र बोस, और एक और कोई नाम दिया हुआ था। ठीक है ना, तो ये 3 नाम दिया हुआ था, और ये क्वेश्चन टफ था,
क्योंकि इसमें सचिन नाथ सान्याल सब ढूंढ रहा था, वो मिला नहीं नाम, है ना। तो इसमें इसका आंसर क्या होता, योगेश चंद चटर्जी। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो सबका दिमाग का एकदम हवा टाइट कर देता है ये, क्योंकि आप जो ढूंढ रहे होते हैं वो आपको मिलेगा नहीं वहां पे, है ना, इसीलिए आपको हमें लिखवा दी। चलिए आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, काकोरी, हाँ काकोरी षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र, इसको लिखिए। 9 अगस्त 1925 में हुआ है ना, काकोरी, काकोरी कांड, या एक चीज और, काकोरी कांड का नाम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बदल के इसको क्या कर दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है ना, ये आप लिख लीजिएगा, काकोरी ट्रेन, ये पिछले साल किया है, पिछले 2023 में शायद किया है, एक बच्चे के 22-23 में, 23 में, हाँ 23 में किया है ना। ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925, इसी का नाम है काकोरी षड्यंत्र, या उसके जगह पे अब नाम तो बदल दिया है, क्योंकि बेसिकली देखिए जो षड्यंत्र या जो कांड होता है ना, ये नेगेटिव इंप्लीकेशन जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका नाम जो है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट बैठाया था इसमें, योगी आदित्यनाथ जो है ना, उसको लीड खुद कर रहे थे, और योगी आदित्यनाथ ने एक कमिटी बनाया और बोला कि नहीं, ये कांड उंड नहीं चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये देश के लिए मतलब ये लोग कर रहे थे ना सारी चीजों को, तो इसका नाम डायरेक्टली इसको बदल देना है, इसका नाम था, इसको नाम क्या करना है, काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, ये चीज। चलिए लिखिए, इसकी स्थापना, सॉरी, सहारनपुर से लखनऊ, इसी में लिखिए, 9 अगस्त 1925 लिखा हुआ है भाई। सहारनपुर से लखनऊ आ रही ट्रेन, सहारनपुर से लखनऊ आ रही ट्रेन, सहारनपुर से लखनऊ आ रही ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर, को काकोरी नामक स्थान पर रोककर, काकोरी नामक स्थान पर रोककर रोककर उसमें ब्रिटिश खजाना, या उसमें ब्रिटिश खजाने को, उसमें ब्रिटिश खजाने को लूट लिया गया, ब्रिटिश खजाने को लूट लिया गया, इस आरोप में, इस आरोप में कौन कौन थे, पहले लिखिए अशफाकुल्ला खान, अशफाकुल्ला खान, है ना। उसके बाद लिखिए एक और नाम, रोशन लाल, रोशन लाल, रोशन राजेंद्र लहरी, लहिरी, राम प्रसाद, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई, चारों को मिला था, ठीक है ना। अक्सर लोगों को याद रहता है बस राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है ना। अशफाकुल्ला खान भी थे, रोशन राजेंद्र लहरी, सॉरी रोशन लाल और राजेंद्र लहरी भी थे, चारों आदमी थे, है ना। तो आपसे अगर पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किनका, यूपीएससी वगैरह में ऐसा क्वेश्चन पहले पूछता था, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए अपने प्रैक्टिस के लिए, लिखिए लिखिए क्वेश्चन लिखिए, इसी के नीचे लिख लीजिए, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किनका संबंध, किनका संबंध, निम्नलिखित में से किनका संबंध काकोरी ट्रेन एक्शन
1925। काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 से है। ठीक है, ऐसे लिखिएगा, पहले 1 2 3 ऐसे करके लिखिएगा, है ना। 4 पहले में डालिए, एकदम चारों नाम लिख लीजिए, तो ऐसे है ना। हाँ, चारों का नाम ऐसे करके डालिए, और उसके बाद ऑप्शन लिखिएगा। चारों का नाम डालने के बाद केवल एक और दो बी में लिखिएगा। क्या? अरे नहीं, हम जो लिखवा रहे पहले इसको लिखिए ना आप, 1 2 3। केवल 1 2 और 3 केवल 1 और 4 और ऑप्शन डी सभी। अभी आपको हम ये चारों नाम नहीं लिखाते तो इसमें आप 90% चांस था कि गलत कर देते आप, है ना, क्योंकि आप ज्यादातर जाते 1 और 4 के साथ। असफुल्ला खान और रामप्रसाद बिस्मिल, आपको राजेंद्र लहरी और ये रोशन लाल का नाम दिमाग से धूमिल हो गया होगा, है ना। हाँ, तो वो भी ऑप्शन है ना, रोशन लाल को हटा दिए हैं। 1 2 और 4 वाला भी, अच्छा एक ऑप्शन उधर है ना, 1 2 3। तो इस टाइप से क्वेश्चन ऐसा भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, डी होगा भाई, आंसर डी। चारों का इनका संबंध है ना। फांसी पे, एक और इसमें नोट डाल के लिख लीजिएगा, फांसी पे चढ़ने वाले पहले मुस्लिम कौन थे? अशफाकुल्ला खान, लिख लीजिएगा। फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी, फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी, फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान थे। अशफाकुल्ला खान थे। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, फांसी पे चढ़ने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान का संबंध निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र से रहा? काकोड़ी षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र, ऐसे कर करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसमें आपको याद रहना चाहिए कौन सा? काकोरी, है ना। चलिए आगे। राम प्रसाद बिस्मिल का, हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल का क्या नारा था? हाँ, इसको लिखा कौन है? अजीमाबादी, और राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है वो, ठीक है ना। लिख लीजिए, अभी हम लिखवा दे रहे हैं हम। राम प्रसाद बिस्मिल का नारा था, राम प्रसाद बिस्मिल का नारा था, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना। घटना चक्र में आपको मिल जाएगा ये नारा किसके द्वारा लिखा गया है। नहीं, ये नारा पॉपुलराइज किए हैं राम प्रसाद बिस्मिल, लेकिन इसको लिखा गया है बिस्मिल अजीमाबाजी, अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमा, पटना से ही हैं आपके, पटना में एक जगह है ना अजीमाबाद।
आपको इतना पता होना चाहिए। ये नारा दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल, और ये लिखा किनके द्वारा गया था? बिस्मिल अजीमाबादी। इसको लिख लीजिएगा आप। हाँ, अजीमाबाद एक जगह भी है इन्हीं के नाम पे, ठीक है ना। चलिए, हाँ, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और आगे लिखिएगा। काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन के मुख्य आरोपी, काकोरी ट्रेन एक्शन के मुख्य आरोपी, काकोरी ट्रेन एक्शन के मुख्य आरोपी कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। एक्शन के मुख्य आरोपी चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद वहां से फरार हो गए, वहां से फरार हो गए। बाद में इलाहाबाद के, बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड़ के दौरान, मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आखिरी गोली, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आखिरी गोली, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आखिरी गोली से खुद को मार डाला। इस प्रकार 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। 31 को इनकी मृत्यु हो गई। क्या आपको लग रहा है कि 25 में क्यों नहीं मारा इसको? भाग गए थे। उसके बाद ये बहुत 25 में हुआ काकोरी कांड, ठीक है ना, लेकिन मुख्य आरोपी यही थे क्योंकि सारा प्लान किया कौन था? चंद्रशेखर आजाद ने किया। देखिए इसको थोड़ा सा, नहीं देखिए हुआ क्या ना, इसमें जुड़े हुए कम से कम 12 से 15 लोग थे, है ना। और ये 12 से 15 जो लोग थे ना, इनका संबंध एचआरए से भी था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जो था ना, या एसोसिएशन, उसके साथ था। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों को क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों को चाहिए था पैसा। और इन लोगों को खबर मिलता है कि लखनऊ से इलाहाबाद की तरफ एक आ रही है गाड़ी, ट्रेन, जिसमें बहुत सारा सोना चांदी वगैरह है जो ब्रिटिशर्स लेकर आ रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मतलब पूरी तरीके से एक मैप बनाया, और एक जगह है लखनऊ और इलाहाबाद के बीच में काकोरी। बहुत बार पूछता है कि काकोरी कौन से स्टेट में है या कौन से राज्य में है? कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो ये वाला जो पार्क था ना, सॉरी, ये जो काकोरी वाला जो जगह था, इस जगह में इन लोगों ने क्या किया, घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने में 4 लोगों का हाथ था, बाकी सारे लोग आउटर स्कर्ट्स में बैकअप देने के लिए खड़े थे, है ना। 4 लोग ट्रेन पे चढ़े, अंग्रेजों को मारा, सारा खजाना लूटा और लूटकर भाग गए। लेकिन इनमें से कुछ लोगों का ये मानना था कि मुख्य आरोपी जो है ना, जो प्लान करने वाले, ये 1-2 लोग थे नहीं, ये लोग को प्लान का पहले से पता था कि प्लान कैसे कैसे क्या होना है, और प्लान इन लोगों ने बहुत दिन पहले बनाया था, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि चंद्रशेखर आजाद का नाम, जब इससे इन 4 को तो पकड़ के फांसी दे दिया गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो है ना मुख्य आरोपी थे, क्योंकि सारा प्लान कौन किया था? चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद बहुत दिनों से भागते फिर रहे थे, बहुत दिनों से, कभी लाहौर गए, कभी इलाहाबाद चले गए, कभी मीरठ चले गए, और बहुत जगह। लास्ट में जवाहरलाल नेहरू से ये मिलने के लिए गए,
जवाहरलाल नेहरू ने इनसे इलाहाबाद में मुलाकात की। उसी के बाद ऐसा लोग कॉन्स्पिरेसी मानते हैं, हो सकता है कि लोगों का मानना हो कि जवाहरलाल नेहरू ने गद्दारी किया, क्योंकि ऐसा मानना है कि चंद्रशेखर आजाद जैसे ही उनसे मिलकर गए, निकले बाहर जवाहरलाल नेहरू से, इनका विद इन 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंग्रेजों के साथ क्या हुआ, मुठभेड़ हुआ और उसमें मर गए। प्रॉब्लम और सबसे सटीक बात यह है कि अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद गए या उस रास्ते में गए, इसका जानकारी उनको कौन दिया? जो आदमी 4 5 साल 6 साल से छुपता फिर रहा था, अंग्रेज नहीं पकड़ पाया, उसने जवाहरलाल नेहरू से बस एक बार मुलाकात की किसी मुद्दे को लेकर, और उसके जस्ट बाद ये पकड़े गए। तो ऐसा बहुत लोग मानते हैं, कुछ विदेशी राइटर्स लिखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने इनकी मुखबिरी की थी। क्या? सुबह शाम नेहरू जी को गाली देते थे, नहीं? देखिए, हम बता रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी है, जरूरी नहीं कि ऐसा हुआ हो, लेकिन सारी जो चीजें हैं ना वो इसी तरफ इंगित करती हैं। देखिए, आप देखिए, मुठभेड़ में तो इनको गोली लगा था, लेकिन आखिरी गोली जो इनका था ना, ये एक गोली पे हमेशा नाम लिख कर रखते थे, आजाद। ठीक है? इनका आप जब पढ़ेंगे इनके बारे में, बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है, एक एक किताब है इनके बारे में। तो चंद्रशेखर आजाद जो है ना, थोड़ा से एग्रेसिव टाइप के इंसान थे। वो कहते थे कि अगर हम चाह जाएंगे तो अंग्रेज मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, और सच में 6 साल तक कुछ नहीं कर पाया अंग्रेज। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने, मतलब अचानक से इनको घेर लिया गया। ये वहां से जवाहरलाल नेहरू से मिलकर निकले, और आगे चलकर जब इनके पीछे अंग्रेज पड़ी, तो इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अल्फ्रेड पार्क, जो इलाहाबाद में है ना, अब उसका नाम कर दिया गया है चंद्रशेखर आजाद पार्क, है ना। उस पार्क में ये चले गए। अब क्योंकि पार्क में एक एंट्रेंस था उस समय, ठीक है ना, तो चारों तरफ से अंग्रेजी फोर्स वहां पे घुस गया, और एक पेड़ के पीछे से मुठभेड़ चल रहा था। तो उस दौरान इनको एक दो गोली भी लगी, है ना, अंग्रेजों का गोली भी लगा। और लास्ट में जब ये देख लिए कि अब नहीं बच पाएंगे, क्योंकि अब इन लोग का मेन प्लान है हमको मारना, है ना, और मार भी देगा, तो इनने क्या किया, इन्होंने अपना जो एक गोली था ना, लास्ट गोली जो अपने लिए रखा था इन्होंने, उससे अपने आप को शूट कर लिया। बोले कि इतना मेरे में मतलब वो नहीं है कि अंग्रेज हमको मार दे, हम खुद से अपना जान ले सकते हैं। ठीक है ना। इस टाइप से ये हुआ। लेकिन बात यहाँ पे कुछ राइटर्स जो लिखते हैं ना जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में वो ये लिखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू इनसे शायद किसी चीज पे समझौता करना चाह रहे थे। हो सकता है कि इनकी पॉपुलैरिटी उस समय बढ़ रही होगी। सेम थिंग हैपेंड विथ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का भी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। और पॉपुलैरिटी जब भी किसी का बढ़ता था ना, किसी लीडर का, भगत सिंह का बढ़ रहा था, तो उस समय अचानक से किसी रीजन से जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी आ जाते थे, और उसके बाद से पूरा का पूरा सीन बदल जाता था। ठीक है ना। जैसे सुभाष चंद्र बोस, आपको पता है 2 बार कंसिस्टेंटली वो कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, एकदम निर्विरोध चुने गए। ठीक है ना, एकदम एकाध मत से जीते एकदम। ठीक है ना। अब हुआ क्या कि सुभाष चंद्र बोस जो है ना, उस समय जीते, महात्मा गांधी एकदम डायरेक्टली बोल दिए कि सीता भी पट्टा रमैया की हार नहीं है, मेरी हार है। ठीक है ना, मतलब इतना ज्यादा भाई देश के लिए आप भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहा है, आप अपने तरीके से कीजिए। आप भी तो रहे हैं ना प्रेसिडेंट, जवाहरलाल नेहरू भी रहा है, तो वो अपने तरीके से काम किया। अब इसका टेन्योर है, तो इसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं आप? और कुछ लोग भी है ना, बहुत ज्यादा स्वाभिमानी होते हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, है ना, सुखदेव राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस। इन लोगों का मानना था कि ये लोग जो है ना, ये लोग बहुत गलत तरीके से चीजों को प्रस्तावित कर रहे हैं। और एक और चीज मतलब आपको मैं बता रहा हूं, आप वीडी सावरकर के बारे में, एक मूवी है सावरकर, आप देखिएगा। उसमें सावरकर को जब काला पानी का सजा दिया गया ना, कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार, तो वहां पे उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर बड़ा रिसर्च किया कि आखिर ये इस तरीके से करते हैं, ऐसे ऐसे करके। और महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने एक चीज बताया, सावरकर ने, कि यार
जब भी कोई क्रांतिकारी जो होता है ना, कोई भी क्रांति हो रहा है, कोई भी आंदोलन हो रहा है, महात्मा गांधी एकदम जब वो एकदम पीक पे होता है ना, उस समय बंद कर देते हैं। अब उस समय जो बंद कर देते हैं तो लोगों का मोटिवेशन टूट जाता है, और जब लोगों का मोटिवेशन टूट जाएगा तब तो समस्या बढ़ जाएगी ना। क्योंकि एक बार आदमी आपके लिए घर द्वार सब छोड़ के आ गया, एकदम 100% कि हम तुम्हारे साथ हैं, और आप बीच से ही निकल लिए। आप बीच से निकल लिए ना, और जब आप बीच से निकले तो बाकी लोग तो फिर से आप फिर अपना काम वाम में, अपना दुनिया में आप आ गए, लेकिन बाकी लोग जो आप पे ट्रस्ट किया, आप पे भरोसा किया, उसका क्या? अब अंग्रेज उसको लेगा नहीं दोबारा स्कूल में, वकालत करने नहीं देगा, क्योंकि वो छोड़ के खुद गए थे। तो ऐसे में लोगों में इनसिक्योरिटी आ जाती है। तो ये चीज, और दूसरा चीज, महात्मा गांधी ने हमेशा धर्म की राजनीति को सुपीरियर तरीके से रखा। भागवत गीता लेकर चलते थे, लास्ट वर्ड हे राम बोले, लेकिन मुस्लिमों का संरक्षक भी बनकर रहेंगे। ये एक तरह का बीच में जो है ना मीडिएटर बने हुए थे, ठीक है ना। और मीडिएटर का काम होता है सही चीजों को इधर से उधर पहुंचाना, और कभी कभी अगर मीडिएटर गलत कर दे ना, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। तो सावरकर ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा, और उन्होंने किताब भी लिखा, और उसमें बोला यार गांधी कर क्या रहे हैं ये, लोगों को समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा लोगों को, ऐसे चलने से नहीं रहेगा। क्योंकि देश सबका है, किसी एक आदमी का थोड़े है देश, देश सबका है। और सबका देश है तो सब कोई मिल के लड़ रहा है ना, तो ये हिंदू मुस्लिम का बात विवाद आ कहाँ से रहा है? तो ये प्रॉब्लम है। तो सावरकर के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं, हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि सावरकर ने माफीनामा लिखा था अंग्रेजों को, सही बात है ना? कितना बार? नहीं नहीं नहीं, उसको लिखवाया गया था एक बार, तो मुझे याद है कि लिखा उन्होंने। सावरकर को बहुत लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, कुछ लोग होते हैं ना लेफ्टिस्ट लोग, कि सावरकर ये गलत है, ये नहीं। सावरकर को ये चीज पता चल गया था कि हम जेल के अंदर से रह के कुछ नहीं कर पाएंगे, तो कभी कभी इंसान को झुकना पड़ता है। तो सावरकर ने क्या किया, माफीनामा कबूल किया और लिखा भी, और अंग्रेजों को लिखा, क्योंकि वो जान रहे थे कि हम जेल के अंदर रहेंगे ना, तो हम यहाँ से कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम थोड़ा सा झुक जाते हैं अंग्रेजों के सामने, तो हमको हो सकता है कि बाहर निकाल दे ये लोग यहाँ से। और बाहर निकलने के लिए, सिर्फ देश के प्रति समर्पित रहने के लिए, वो क्या कर रहे थे, माफीनामा लिखे जा रहे थे। और उसी को बाद में लोग, मतलब कांग्रेस वाले लोग और अलग अलग जो पार्टी के लोग हैं ना, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि सावरकर तो खुद माफी मांगा है। हाँ, कि वो खुद माफीनामा लिखा है, तो ये लिखा है, वो लिखा है ना, तो ये किया है वो किया। अरे भाई साहब ठीक है, उन्होंने लिखा, उनसे गलती हुई, या वो जेल के अंदर थे, है ना, उस तरीके का था। तो अभी भी इसका लोग विरोध करते हैं कि नहीं, इतना ही आपका जो लीडर था इतना ही स्ट्रांग था, तो काहे माफीनामा लिखा, नहीं लिखना था उसको। तो ये समस्या थी। हाँ, तो इसी तरीके देखिए, राजनीतिक पहलू पे हम लोग को जाना नहीं है, लेकिन आपको आपके देश में जो षड्यंत्र हुए हैं ना, जो आपके देश में राजनीति हुई है, वो आपको जानने का जरूरत है। क्योंकि दिक्कत यहाँ पे होती है ना कि आप कल के डेट में सारे लोग टीचर बनने वाले हैं। आप टीचर अगर ढंग से बनेंगे ना, तो बच्चा भी ढंग से बनेगा, आप बच्चों को पढ़ाएंगे। आप अगर किसी भी तरीके से कोई एक पार्टी की तरफ अगर हैं, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, वो एकदम हिंदू धर्म का संरक्षक है, बच्चा को एकदम भगवाधारी बना दिया है पूरा क्लास में, ठीक है ना। लेकिन एक टीचर को मेरे हिसाब से न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि आपके समाज में एक टीचर ही एक ऐसा पोस्ट है जहाँ पे सब इक्वली है, सबको इक्वली ट्रीट करना है उसको, दलित रहे, हिंदू रहे, मुस्लिम रहे। तो किसी के बारे में आप बहुत ज्यादा बोल देंगे, तो हो सकता है क्लास में आप दलित के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं रिजर्वेशन के अगेंस्ट, क्लास में 4-5 बच्चा दलित हो, उसको बुरा लग जाए। आप मुस्लिम के बारे में कुछ बोल दिए, तो 4-5 लोग और मुस्लिम भी हो सकता है क्लास में, ठीक है ना। हिंदू के बारे में कुछ गलत बोले तो हिंदू बच्चा भी हो सकता है। तो आपको इन सब चीजों से थोड़ा सा इनके बीच में ना बैलेंस स्थापित करना पड़ेगा। और जब आप बैलेंस स्थापित करेंगे, तब जाके सारे बच्चों को आप प्रॉपर नॉलेज दे पाएंगे। कुछ लोग हैं जो राजनीति में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, नहीं तो बच्चों को राजनीति शास्त्र में बहुत ज्यादा विलिप्त नहीं कर देना है कि नहीं भाई तुम एकदम इस तरीके से करो, ठीक है ना। सब मिला जुला कर करना है। चलिए आगे, कहां तक लिखा आपने? आप आप किसका सपोर्ट करते हैं, क्या क्या जानते हैं उनके बारे में, कुछ बताइए।
कहाँ कहीं लिखा हुआ है ऐसा कि सब कुछ लुटा दी? सुभाष चंद्र बोस एक पढ़े लिखे इंसान थे, है ना? आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके पास तथ्य नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने देश के प्रति इतना ज्यादा, उनका मतलब बोल सकते हैं इंटरेस्ट देश के प्रति था कि उनका शादी वादी वो किए नहीं, बाद में किए जब लास्ट फेज में। नहीं नहीं नहीं, अरे बहुत सारा कॉन्स्पिरेसी है। देखिए, झूठ फैलाया जाता है, आप उसको सच मान लेते हैं। आपको हम एक बात बता रहे हैं, अगर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग अगर आजादी देखने तक, या 5 साल अगर और ये लोग रुक जाते ना, 5 साल और, तो इंडिया को 47 में तक का जरूरत नहीं पड़ता। अरे परमाणु बम से हमको क्या लेना देना है? द्वितीय विश्व युद्ध का बात ही नहीं, वो तो अलग चल रहा है पूरा। इंडिया तो उस समय कॉलोनी है ना, हम लोग भारत की बात कर रहे हैं। हिटलर, थोड़ा सा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ाएंगे तब आपको हम बताएंगे, हिटलर को जान का बड़ा खतरा रहता था, ठीक है ना? हिटलर को बहुत ज्यादा खतरा रहता था जान का। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, दूसरा विश्व युद्ध, तो जर्मनी जो है ना, स्टार्टिंग में बड़ा स्ट्रांग पॉइंट पे खड़ा था। जर्मनी के सपोर्ट में जापान था, इटली वगैरह था। सुभाष चंद्र बोस को पता था कि इनका आर्मी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हिटलर की चीजों से नहीं, बहुत ज्यादा प्रभावित थे, हिटलर की विचारधारा से, कि भाई मेरे देश में कोई गलत करेगा उसको छोड़ कैसे देंगे, हम उसको तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित थे कि हिटलर भाई माय डियर आदमी है, ऐसा ही लीडर का जरूरत है भारत में। और भारत में क्या है, आदमी एक गाल पे थप्पड़ मार रहा है, दूसरे गाल को आगे कर, इस टाइप का चल रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से बिना पूछे, बिना किसी को बताए जर्मनी चला गया हो, आर्मी वार्मी लेके, कि हम उसका एकदम हेल्प करेंगे हिटलर का। क्योंकि हिटलर उस समय इतना जान का डर रहता था ना, तो बहुत सारा हमशक्ल बना के रखे हुए थे हिटलर। हिटलर का पहला मुलाकात जब हुआ ना सुभाष चंद्र बोस से, पहला ही मुलाकात में इंप्रेस हो गया वो आदमी। क्योंकि बहुत सारा लोग हिटलर बन के कोशिश किया इनसे मिलने का, हेलो आई एम हिटलर, ठीक है ना? बहुत सारे लोग, कोई मूंछ सही कर रहा था, कोई अपना शर्ट ऐसे कर रहा था कि हिटलर जैसा लगे। फिर सबको बोला कि आई वॉन्ट टू मीट हिटलर, तो बोला आई एम हिटलर, बोलने यू आर नॉट। तब जाके हिटलर को लगा कि भाई साहब 5-7 आदमी इसको इसके पास भेजे हिटलर का एकदम वेशभूषा में, फिर भी ये नहीं माना। तब हिटलर खुद आया, शर्ट मुड़ा हुआ था, टाई मतलब जैसे तैसे पहना हुआ था, कॉलर उठा हुआ था, और हिटलर कुछ काम कर रहा होगा, आया और आके बैठा। उसको देख के सुभाष चंद्र बोस खड़ा हो गया, ठीक है ना? और हाथ बढ़ाया, बोला हाय हिटलर। हिटलर बोला यार तुम एक बात बताओ, सिंपल सा बात है कि तुम हमको पहचाना कैसे? उन्होंने एक बात बोला कि बाकी सब लोग हिटलर बनने का प्रयास कर रहे थे, तो इसलिए वो लोग ध्यान दे रहे थे उनका कपड़ा कैसा है, उनका मूछ सही लग रहा है कि नहीं। आप रियल हिटलर हैं, इसलिए आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप जैसे हैं वैसे हैं, इसी आधार पे हम आपको पहचान लिए, है ना? हिटलर इंप्रेस हो गया, और हिटलर एक प्रॉमिस किया कि अगर किसी भी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम लोग अगर जीत जाते हैं, तो अपने देश से तो इन लोग को तो भगाएंगे ही हम, तुम्हारे देश से भी हम प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हारे देश से हम उन लोग को भगाने में तुम्हारा मदद करेंगे, और एकदम डाई हार्ट मदद करेंगे, बिना किसी परवाह किए, बिना किसी चीज का। हालांकि बाद में हिटलर मारा जाता है, लेकिन इतना बड़ा कमिटमेंट हिटलर किसी को कर दे रहा है, इसका मतलब आप समझिए कि उस पर्सनालिटी में कितना दम होगा। दिस इज सुभाष चंद्र बोस। आईसीएस का परीक्षा पास किया, नहीं किया नौकरी, ठीक है ना? ब्रिटिशर्स को आधा खून पानी तो इसी में जला के वो रखते थे कि कब कहां से गायब हो जाते थे ना, पता नहीं चलता था उनको। आधा आदमी, ब्रिटिशर्स एक बार उनको हाउस अरेस्ट किया हुआ था ब्रिटिश वालों, और लगभग उसमें 200 से ज्यादा सेना को लगा के रखा हुआ था, उसके बाद भी वहां से स्केप कर गए, भाग गए। समझ पा रहे हैं? दिस वॉज सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप पढ़िएगा तो आपको बताया ना, बोस वो सीरीज देखिएगा, जबरदस्त सीरीज है, बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है? चलिए आगे लिखिए। मृत्यु हो गई, इनका कहना था कि, या
चंद्रशेखर आजाद का कहना था कि चंद्रशेखर आजाद का कहना था कि इंग्लिश हैज नो बुलेट, इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी, इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी। बुलेट मतलब गोली, ठीक है ना, मतलब अंग्रेजों के पास कोई ऐसा गोली नहीं बना है जो चंद्रशेखर आजाद को मार सके, ठीक है ना। अब आगे लिखिए, यहां खत्म हो गया, नेक्स्ट टॉपिक डालिए। नौजवान सभा, नौजवान सभा कौन बनाया था इसको? भगत सिंह। लिखिए कब, हाँ लिख लीजिए। भगत सिंह ने 1926 में भगत सिंह ने 1926 में भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा का गठन किया। कहां पे किया? एक बार चेक कीजिए तो, लाहौर में किया कि कहां किया? लाहौर में ही है शायद, एक बार चेक कर लीजिए। नौजवान सभा, चेक कर लीजिए। मिला? लाहौर, लिख लीजिए लाहौर। इसीलिए हम बोल रहे थे क्योंकि अमृतसर में क्या है ना, देखिए नौजवान, क्या, देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, गठन, हाँ देखिए हम वही बता रहे हैं। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, हम इसीलिए आपको बोले ना, इसीलिए हम कंफ्यूज हैं क्योंकि देखिए ये जब नौजवान जो सभा बना ना, नौजवान सभा, ये स्टार्ट हुआ लाहौर यूनिवर्सिटी से, है ना। लाहौर में जो चल रहा था ना, वहाँ जो कॉलेज था, वहाँ एक कॉलेज था, वहाँ के लोगों के साथ क्या किया, भगत सिंह ने एक संगठन बनाया। उसके बाद लाहौर में, फिर पंजाब वाले रीजन में इसको बहुत ज्यादा प्रचलित करवाया। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये बोरा वोरा सब है। और ये जो कौन सा बोरा बोले हैं आप? भगवती चरण बोरा जो आदमी है ना, इसका एक किताब है, पता है कौन सा? उस किताब का नाम है द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या? हाँ हाँ, तो ये जो है ना आप, बहुत सारे लोग थे लेकिन भगवती चरण बोरा जो है ना, भगवती चरण बोरा ने एक किताब लिख डाला इसके ऊपर, उसका नाम था द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, ठीक है ना, कि बम बना, और उसको भाई लोग पब्लिश भी कर दिया, ठीक है ना, कि हर आदमी अब जान रहा है। तो इसमें आप लिख लीजिए नौजवान सभा का गठन भगत सिंह एवं इनके सहयोगियों एवं इनके सहयोगी, स्थान में आप लाहौर डालिए, लाहौर लाहौर, क्योंकि आपको हम बताएं ना, कहानी देखिए क्या है कि ये लोग कॉलेज में था सब, और कॉलेज का जितना भी स्टूडेंट होता है ना, सारे लोगों को एकजुट करके लाहौर में ही इन लोगों ने क्या किया, एक गठन किया उसका। लेकिन लाहौर में स्थिति खराब था, तो इन लोगों ने क्या किया, पंजाब आए ये लोग, और पंजाब में इनका क्या किया ना, इन लोगों ने एक मुख्यालय बनाया अमृतसर में, हेडक्वार्टर नौजवान सभा का, और पंजाब में इसको पॉपुलराइज किया बहुत ज्यादा। तो ये पूरा का पूरा ये है ना। तो लाहौर में इसका गठन किया, और लिख लीजिए लाहौर में गठन किया। इनका सहयोगी कौन कौन है? भगवती चरण बोरा और एक यशपाल, सब लोग हैं, लिख लीजिए नाम, एक एक करके उनके नाम बताइए। सबसे पहले भगत सिंह,
भगत सिंह, उसके बाद भगवती चरण बोरा, उसके बाद है सुखदेव, सुखदेव, उसके बाद है यशपाल, यशपाल, एक और कौन है, छबिल दास, ये भी लिख लीजिए। है ना, इन सबको लिख लीजिए। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट तो पूछ ही सकता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना, भगत सिंह का नाम हटा के कोई और नाम दे दे, क्योंकि क्वेश्चन उसको टफ भी तो बनाना है। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर कितना पूछेगा, तो यही सब चीज में से हाँ कौन नहीं है पूछ देगा, ये भी पूछ सकता है। हम्म, ठीक है। मुख्यालय अमृतसर में, लिख लीजिए इसमें, इसका गठन लाहौर में हुआ और इसका मुख्यालय या कार्यालय अमृतसर में स्थापित किया गया या अमृतसर में बनाया गया, पंजाब के अमृतसर में बनाया गया, पंजाब के अमृतसर में बनाया गया, पंजाब के अमृतसर में बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, HSRA, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना, कब, 28 में, लिखिए इसमें, लाला हरदयाल नहीं, भगत सिंह, फिरोज शाह कोटला मैदान में, जो अभी क्रिकेट जहां पे होता है ना, उसी में इसका नाम बदला गया। क्या, हाँ अब अरुण जेटली वाला हो गया, लेकिन ये है। बड़ा छोटा ग्राउंड है, हम गए हैं वहां पे। हाँ, बाउंड्री मतलब लगता है 60-62 मीटर का है। हम्म, तो टेस्ट में घेरा ना, वनडे में थोड़े घेरा। चलिए, इसकी स्थापना या इसका गठन 1928 में हुआ, इसका गठन 1928 में हुआ। इस संस्था का पुराना नाम HRA था, इस संस्था का पुराना नाम HRA था, परंतु हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन, इसमें एक नया चीज बस जुड़ गया, कौन सा, हाँ, अब इसके बारे में बताएंगे, पहले लिख लीजिए, इसका पुराना नाम HRA था, लेकिन परंतु सामाजिक सामाजिक धारा से जोड़ने के लिए, सामाजिक धारा से जोड़ने के लिए भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद ने इसका नाम HSRA कर दिया। HSRA कर दिया, लिख लीजिए ब्रैकेट में, कहां पे किया, फिरोज शाह कोटला मैदान, नई दिल्ली। इसका गठन फिरोज शाह कोटला मैदान, नई दिल्ली में किया गया। इसका गठन फिरोज शाह कोटला मैदान,
नई दिल्ली में किया गया, में किया गया। नीचे नोट दे के लिखिएगा। एचएसआरए के सदस्यों ने, एचएसआरए के सदस्यों ने, एचएसआरए के सदस्यों ने ही लाहौर के असेंबली में, लाहौर के असेंबली में, लाहौर के असेंबली में या केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, बम फेंका, बम फेंका, पूर्ण विराम। उसके बाद लिखिए भगत सिंह ने कहा, भगत सिंह ने कहा, भगत सिंह ने कहा अंग्रेज सोए हुए हैं, अंग्रेज सोए हुए हैं, अंग्रेज सोए हुए हैं, इनको जगाने का यही एक रास्ता है, इनको जगाने का क्या है, क्या लिखे, इनको जगाने का यही एक रास्ता है। इस बम कांड के कारण, इस बम कांड के कारण भगत सिंह, राजगुरु, भगत सिंह, राजगुरु एवं बटुकेश्वर दत्त, एवं बटुकेश्वर दत्त को हिरासत में ले लिया गया, को हिरासत में ले लिया गया और साउंडर्स की हत्या, और साउंडर्स, साउंडर्स सैंडर्स की हत्या, सैंडर्स की हत्या जो कि लाहौर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र से जुड़ी थी, से जुड़ी थी, के आरोप में, के आरोप में फांसी की सजा, फांसी की सजा, फांसी की सजा 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को दे दी गई। राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, 3 लोग थे उसमें। राजगुरु को हुआ क्योंकि राजगुरु उसमें जुड़े हुए थे ना। लाहौर षड्यंत्र जो था ना, लाहौर षड्यंत्र में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे, ठीक है ना। बटुकेश्वर दत्त उसमें नहीं थे। बटुकेश्वर दत्त को अरेस्ट कर लिया गया, कब, बम असेंबली वाले कांड के लिए। लेकिन फांसी दी गई तीनों को, तीनों के ऊपर कौन सा मुकदमा चलाया गया था, लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया, और उन तीनों को फिर दे दिया गया फांसी। देखिए थोड़ा सा इसको कहानी के तौर पे समझिए हुआ क्या। जब एचआरए का स्थापना हुआ, एचआरए का स्थापना हुआ 1924 में, धीरे 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 ये लोग, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, पश्चिमी विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, है ना। पश्चिमी विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जैसे कार्ल मार्क्स, है ना।
आपके बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, जो आपका रशियन रिवॉल्यूशन जो था ना, रशिया के क्रांति, लेनिन, स्टालिन, इन सबसे प्रभावित थे। तो इन सब के विचारधाराओं को पढ़कर समाजवाद का व्यवस्था को इन लोगों ने समझा, और इनको लगा कि देखिए कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन जो होगा ना, बिना सामाजिक ढांचा के उसको आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी संस्था में जब तक समाज के लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक तो समस्या होगी, है ना। तो हुआ क्या कि जो इसमें एचआरए का नाम एचएसआरए कर दिया गया, ये वेस्टर्न फिलॉसफी से लेनिन, कार्ल मार्क्स, स्टालिन, इन सब से प्रभावित होकर इसका विचार क्या कर दिया गया, नामकरण सोशलिस्ट, सामाजिक, ताकि इसमें समाज का भी हित हो। लेकिन हुआ क्या कि एचएसआरए के कुछ सदस्य थे, और एचएसआरए के सदस्य, आपको पता है कि जब साइमन कमीशन जब आया था, उस समय साइमन कमीशन के आने के बाद लाला लाजपत राय को एक अंग्रेजी पुलिस जो था वो क्या किया, लाठी चार्ज में उसका उनका मृत्यु हो गया, लाला लाजपत राय का। इसी बात से खिन्न होकर, एकदम गुस्सा होकर, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भेष बदलकर अमृतसर से लाहौर जाते हैं। लाहौर जाकर एक षड्यंत्र बनाते हैं, उसमें एक अंग्रेजी जो उसमें अंग्रेज जो शामिल था उसका नाम था साउंडर्स, है ना, और भी लोग अंग्रेज उसमें शामिल था, लेकिन एक ही आदमी को मार पाया जिसका नाम क्या था, साउंडर्स। और साउंडर्स को ये तीनों लोग मारकर वहां से वापस फिर अपने अपने जगह पर आ जाते हैं, है ना, साउंडर्स को मारकर। अब मुद्दा ये खत्म हो चुका है, ये मुद्दा लाहौर में चल रहा है, ठीक है, ये बात है आपका 28-29 का। लेकिन केंद्र असेंबली में ये लोग 30-31 में बम फेंकेंगे, 29-30 के आसपास ये लोग बम फेंकेंगे। होगा क्या, जब ये मैटर ठंडा हो जाएगा ना थोड़ा लाहौर वाला, तब ये लोग क्या होगा, फिर से सीन में आएंगे। और इन लोग पहले पेम्पलेट वगैरह पे एचएसआरए का प्रचार कर रहे थे, अंग्रेजों को बहुत सारा सुना रहे थे, बहुत तरह का बात कर रहे थे। तो हुआ क्या कि जो अंग्रेज थे ना, इनका बात सुनने पे मतलब किसी भी तरीके से सुन नहीं रहे थे। साइमन कमीशन का भी प्रारूप जो आया था उसको भी लोग लागू करने का विचार बनाया हुआ था। लाला लाजपत राय का डेथ का बदला ये लोग उससे साउंडर का हत्या से ले ही लिया था। लेकिन 1929 में क्या हुआ, 1928-29 के बाद एचएसआरए को अपना प्रभाव और प्रभुत्व दिखाना था कि हम लोग भी सामाजिक हित में काम कर रहे हैं। तो एक सुनवाई चल रहा था, केंद्र जो आपका असेंबली था ना, सेंट्रल असेंबली, कहाँ पे, लाहौर में, ठीक है ना। उस लाहौर में चल रहा था असेंबली, और वहां पे जज लोग बैठे हुए थे। तो कुछ इंडियन जो समुदाय के जो लोग थे ना, इन लोगों ने बहुत बार पिटीशन डाला, बहुत बार लोगों को रिक्वेस्ट किया अंग्रेजों को, लेकिन इनकी बात सुनी नहीं जा रही थी। तो इन लोगों ने क्या किया, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और सुखदेव, ये तीनों ने प्लान बनाया कि हम लोग क्या, क्योंकि इन लोग के दिमाग में क्या था कि लाहौर केस अभी बंद हो गया है, तो इन लोगों ने एक बम बनाया, ऐसा बम बनाया जिससे सिर्फ धुआं निकलेगा और आवाज होगा, किसी का जान। इन लोगों का मकसद था कि कल के पेपर या अखबार में ये चीज आए कि एचएसआरए जो है ना, राष्ट्रीय हित में बहुत सारा काम कर रही है। और इन लोगों ने क्या किया, असेंबली में बम फेंका, और बम फेंकने के बाद एक नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का मतलब है जितना भी क्रांति जो है ना, ये जिंदा रहे, जीवित रहे, इसका मतलब यही होता है शाब्दिक अर्थ, है ना। क्रांति मरनी नहीं चाहिए, क्रांति जिंदा रहेगा। अब इन लोगों को क्या हुआ ना, पकड़ के डाल दिया गया जेल में, असेंबली। इसमें फांसी वासी नहीं होता, कुछ दिन में छूट जाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि एक अंग्रेजी अफसर, जो साउंडर्स का जब हत्या हुआ था ना, तो उस समय एक अंग्रेजी अफसर, एक अंग्रेजी जो कांस्टेबल था ना, वो भगत सिंह को पहचान लेता है, और भगत सिंह को पहचानता है। और उसके बाद सुखदेव को, जो कि अभी सीन में नहीं है, सुखदेव को भी बोलता है, इसके साथ एक और आदमी था, तो वो आदमी कौन था, सुखदेव। तो ये जाके अंग्रेजी लोग को बताता है कि साउंडर्स का जो हत्या हुआ है ना, ये यही लोग किया है। तब छानबीन होता है, और छानबीन होने के बाद कुछ लोगों को इन लोगों के अगेंस्ट में खड़ा किया जाता है सबूत के तौर पे। किया तो इन लोगों ने नहीं था, लेकिन बहुत सारे वकील जो थे वो बोल रहे थे कि इनको हम बचा लेंगे, क्योंकि इनका कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है। तो कुछ इनके ही एचआरए के जो लोग थे, जो जिन्होंने गद्दारी किया, और इन्हीं के खिलाफ क्या कर दिया, गवाही दे दिया और सबूत पेश कर दिया कि हाँ, यही 3 लोग वहां पे गए थे, और लाहौर षड्यंत्र या लाहौर कॉन्स्पिरेसी में इन लोगों का हाथ था।
और वही जो साउंडर्स का जो हत्या वाला केस था ना, ये इनके ऊपर लाद दिया गया बम असेंबली के बाद। उनके बाद वो जेल से निकले ही नहीं। ठीक है। इस चीज से एचआरए के जितने भी मेंबर थे ना बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। और जब बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और इनको तुरंत तत्काल रूप से फांसी का सजा सुना ही दिया गया, क्योंकि अंग्रेज अपना किसी भी उनको पता था कि अगर किसी भी तरीके से ये लोग बाहर आएंगे, ये लोग एग्रेसिव आदमी हैं, फिर किसी ना किसी को मारेंगे। और इनके मारने से क्या होगा ना, मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है लोगों में, युवाओं में, कि बनना है तो किसके जैसा बनना है, भगत सिंह के जैसा निडर। आज भी युवाओं को सबसे ज्यादा प्रेरित कौन करता है? एक ऐसा आदमी जो समाज में किसी से डरता नहीं है। मैच्योर आदमी को इस सब उसको हो सकता है, जो मैच्योर टाइप का आदमी होगा ना उसको उदंड बोल दे, पॉसिबल है। लेकिन एक यूथ आदमी जो होगा ना, जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव आदमी होगा, उसको अपना रोल मॉडल बना लेगा। तो यही चीज हुआ। लेकिन इसको फिर जेल से बाहर निकलने नहीं दिया गया। बहुत सारा प्रयास हुआ। लास्ट में एक आखिरी इन लोगों को बचाने का प्रयास होना था, जो गांधी और इरविन का समझौता था। गांधी और इरविन का समझौता था। गांधी जी अगर सारा बात बोले होंगे, मेरे हिसाब से बोलना ही पड़ा होगा उनको, क्योंकि बहुत प्रेशर था उनके ऊपर गांधी इरविन समझौता के समय। लेकिन इरविन का साफ एकदम मानना था कि आपका सारा पॉलिटिकल प्रिजनर को हम रिलीज कर देंगे, लेकिन जो नॉन वायलेंस वाले जो थे ना, जो खूनी थे या जिनका नॉन वायलेंस मतलब था, जो सॉरी जो वायलेंट थे, उनको हम किसी भी तरीके से रिलीज नहीं करेंगे। शायद इस मुद्दे पे गांधी और इरविन का बात नहीं बन पाया होगा। ठीक है ना। अगर ये गांधी जी मानते भी, क्योंकि गांधी जी ने ये देखा कि भगत सिंह को बचाने के लिए अगर उन दूसरा कंडीशन हो सकता है इरविन रखा होगा, इरविन बोल दिया होगा कि भगत सिंह को छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी सारे लोग को हम नहीं छोड़ेंगे, क्या? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कहीं नहीं है माफीनामा। अच्छा, कहाँ पे पढ़ा आपने, हमको सोर्स बताइए। देखिए सुनिए, आप जो बोल रहे हैं ना, भगत सिंह को बोला गया कि माफीनामा दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। भगत सिंह, ये लोग जानबूझ के कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि भगत सिंह एकदम एग्रेसिव थे, एकदम हिले नहीं, डगमगाया नहीं, बोल दिए कि एकदम नहीं झुकेंगे, ऐसा बात नहीं है। भगत सिंह को पता था कि उनका जरूरत जेल से ज्यादा बाहर है। भगत सिंह हर संभव प्रयास करना चाहते थे कि हमको जेल से बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि एक मेरे जैसा भगत सिंह जो है ना, हम कम से कम 100 बना सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा लोग जो है ना राष्ट्र के प्रति सोचता है। 23 साल का एग्रेसिव आदमी, हम मानते हैं हो सकता है कि नहीं झुका होगा। ठीक है ना। इरविन का गांधी का समझौता इस मुद्दे पे वहीं पे तटस्थ बना रह गया कि हम सारा का सारा जो नॉन वायलेंस वाला आदमी है उसको छोड़ देंगे, हिंसा वाला, हिंसा जो लोग किया उसको नहीं छोड़ेंगे। और यहीं पे ये गांधी इरविन समझौता समाप्त हुआ। बाद में गांधी जी को बहुत ज्यादा इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया गया। जिस समय गांधी इरविन समझौता हो रहा था ना, पूरे इंडिया में हर जगह जहां जहां पे रेडियो था ना, शाम के 6-7 बजे तक रेडियो चला। सब ये सुनना चाह रहे थे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनका फांसी के क्या हुआ, इनका फांसी का अंग्रेजों ने क्या किया। ठीक है ना, क्या किया इनका फांसी का। बाद में जब लोग आए, और ऐसा बोला भी जाता है कि महात्मा गांधी के छवि में ये प्रश्न हमेशा दाग बन के रहेगा। ठीक है ना, कि अगर वो चाहते, अगर अंग्रेज एग्रेसिव हो गए थे, ये भी हो जाते तो क्या हो जाता, अगर हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे, अरे सबूत इकट्ठा कर दिया ना भाई, एचआरए का बहुत लोग थे। अच्छा, ऐसे ही फांसी का सजा सुना दिया वो, बिना सबूत का? भाई आप लोग कैसे बात करते, बिना सबूत का कैसे कोई फांसी मत पे चढ़ा देगा, ऐसे ही अपने मन से कर देगा क्या? उस समय और लोग नहीं थे? क्रांतिकारी कितना लोग बढ़ जाता, समझ पा रहे हैं आप? कुछ लोग एचआरए के ही थे जो इन लोगों से जुड़े हुए थे। ब्रिटिशर्स ने उन लोगों को इनके खिलाफ सबूत बनाकर इकट्ठा किया, उनके गवाही को। इसके अलावा कुछ लोगों को आइडेंटिफाई भी करवाया गया। जेल में, मूवी में आप देखिएगा एक सीन है कि जेल में कुछ लोगों को मतलब खड़ा करवा के, कुछ वहां के जो लोकल लोग थे, जो साउंडर्स का जब हत्या हो रहा था ना, उस समय बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था। हो सकता है इसमें षड्यंत्र रहा हो। वहां पे भी बहुत सारे लोगों ने राजगुरु, सुखदेव और इसको पहचाना था, आइडेंटिफाई किया था कि ये लोग ही थे, यही तीनों थे।
इस आधार पे सबूत इकट्ठा किया गया और इस आधार पे इन लोगों को फांसी दिया गया। कहां पे आप कौन सा बात सोचते हैं? बिना मतलब ऐसा भी नहीं कि बिना सबूत के ही वो दे देगा फांसी किसी को, ये चीजें एक दिन पहले दिया गया था। हम्म। हम्म। मेन जड़ साइमन कमीशन भी नहीं था, मेन जड़ था लाला लाजपत राय को मार देना। देखिए एक चीज और समझिए आप, भगत सिंह अपने लाइफ में दो ही आदमी को रोल मॉडल माने, एक लाला लाजपत राय और करतार सिंह सराबा, ये दो को माने। करतार सिंह सराबा पंजाब वाले रीजन में एक्टिव थे, आपके लाला लाजपत राय भी उस रीजन में एक्टिव थे। हाँ, और ये दोनों जो है ना, इन दोनों को पूरी तरीके से वो भगत सिंह मानते थे अपना रोल मॉडल। एक तो बहुत पहले मर गए थे, लेकिन जब लाला लाजपत राय को जब लाठी से मार दिया गया ना, जिससे उनकी डेथ हो गई, तो इस चीज का मतलब दुख वो झेल नहीं पाए। फिर इन्होंने रिटेलिएट करना चाहा कि नहीं, हर बार हम लोग अत्याचार नहीं सहेंगे। हम्म। हम्म, हाँ। हम्म। भाई साइमन कमीशन का जितना भी प्रावधान था वो लागू कहाँ हुआ? समझौता तो इसी के आधार पे था ना, वो लागू कहाँ हुआ? साइमन कमीशन का ही चीज को लेकर जो इतना ज्यादा रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी जो हुआ, इसी को ध्यान में रखते हुए तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया ना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया तो पहले में कांग्रेस नहीं गया, दूसरे में कांग्रेस, पहला में नहीं गया ना, तो वहां से जो रैमजे मैकडोनल्ड थे ना, कौन थे उस समय? रैमजे मैकडोनल्ड ने प्रेशर बनाया किस पे? इरविन पे, कि पूरे दुनिया में जहां जहां कॉलोनी है सब आया हुआ है, आप भारत से कांग्रेस इतना बड़ा पार्टी उसका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं भेज रहे हैं? किसी भी तरीके से अगला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में है ना, कांग्रेस का एक प्रतिनिधि आना आवश्यक है, तुम किसी भी तरीके से तुम उसको भेजो। तब जाके इरविन के ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ, तब इरविन ने गांधी के साथ समझौता किया। उस समझौता में यह भी था कि आपको हम सारा बात मान लेंगे, लेकिन आपको सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ेगा। अरे भीमराव अंबेडकर को क्यों जोड़ रहे हैं आप? वो तो एक सपोर्टिव कमिटी था ना भाई। सबूत हमको उससे मतलब नहीं है, पहले सुनिए हम आपको क्या बोल रहे हैं। सिंपल सा बात है, जब उनका अपराध उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया कि यही साउंडर्स का हत्या किए हैं, तो किस आधार पे? अरे वो तो लाठी चार्ज में मार दिया ना भाई, वो तो पब्लिकली जानबूझकर, वो तो डायरेक्टली उस समय भी लोग बोले थे ना कि जानबूझकर हम नहीं मारे हैं, भीड़ अनकंट्रोल हो गया था इसलिए हमको लाठी चलाना पड़ा, और लाठी गलती से उनके माथे पे लग गया। आप लोग के पास आधा अधूरा नॉलेज रहता है, कहीं से भी कुछ भी सुन लेते हैं, आप लोग एकदम लग जाते हैं एग्रेसिव होने। भाई साहब, हर चीज का एक जुडिशियल प्रोसेस होता है, अपने मन से थोड़े फांसी लिख देगा उसको। लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज में वो मारे गए क्योंकि वहां भीड़ बहुत ज्यादा था। ये कोई भी कॉमन आदमी लाला लाजपत उठा के थोड़े ले जाके कूच के मार दिया था, ऐसा नहीं किया था भाई। वो तो पब्लिक में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और लाठी चार्ज जब हुआ तो एक लाठी उनके सर पे लग गया। अब इतना सारा बीपीएससी का बच्चा लोग आंदोलन किया, लाठी चार्ज हुआ, अगर किसी का लाठी चार्ज में मौत हो जाता तो उसको फांसी पे लटका देते क्या? क्योंकि लाठी चार्ज है। लाठी चार्ज के बाद का मैनुअल होता है लाठी चार्ज का, कि आप लाठी चार्ज तुरंत नहीं कर सकते, और जब भी आप लाठी चार्ज करेंगे ना, तो घुटना के नीचे करेंगे आप, ये उसके लाठी चार्ज मैनुअल में लिखा हुआ रहता है। लेकिन क्या एक भी था? सबको पीठ पे, हाथ पे सबको मार हुआ है, काहे नहीं जाके लड़िए केस कि ऐसा गलत है? आपको तो हम बता भी दिए कि लाठीचार्ज मैनुअल में ये चीज लिखा हुआ है। कितना सारा पटना के में वकील होगा, सुप्रीम कोर्ट में कितना वकील होगा, इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाया? तो हर समय, उस समय तो, अभी जब देश आजाद है इस समय लोग मुद्दा नहीं बना पा रहा, उस समय आप समझ लीजिए क्या है नहीं है। आप बार बार एक ही चीज बोल रहे, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर क्या थे? कुछ नहीं थे उस समय। बी आर अम्बेडकर एक कमेटी के सदस्य थे जो साइमन कमीशन के प्रारूप को देखने वाले थे,
कि कितना सही है कितना गलत है, और जो जो सही प्रावधान उसका रिकमेंडेशन करके देना था, मानना नहीं मानना अंग्रेज के ऊपर था। तो आप कहां से बी आर अम्बेडकर को गांधी इरविन समझौता में जोड़ दे रहे हैं? वो तो सीन से अलग है। हर चीज को एक जगह इनकलकेट मत कीजिए, ठीक है ना, नहीं तो कंफ्यूज आप खुद हो जाएंगे। आपको लग रहा है कि बी आर अम्बेडकर संविधान लिख डाले, वो क्यों नहीं बोले, उनका पैरवी क्यों नहीं किया, कोई क्यों करेगा? आपका कहने का मतलब है, देखिए भगत सिंह को फांसी हुआ क्योंकि उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा हो गया था, ठीक है ना। कुछ लोगों ने गद्दारी किया, इनको आइडेंटिफाई भी कर लिया, कुछ एचएसआरए के लोगों ने मुखबिरी की कि हाँ यही लोग था। अब जज क्या सबूत मांगेगा 2 साल 3 साल के बाद? पहचान होता है ना, रिकॉग्निशन, कि आप पहचानिए कौन है। उन लोग तीनों को पहचान गया कि यही लोग था, अब क्या बोलेगा? साउंडर्स का हत्या हुआ ये मानते हैं ना, गोली चलाकर हत्या हुआ, 3 लोग उसमें शामिल थे, ये भी आपको पता है। वो 3 लोग कौन थे? अगर 10-15 आदमी मिलके बता दे कि यही थे, तो जज को और कोई सबूत का जरूरत है? यहीं तक तो मुद्दा था। शायद इसीलिए हो सकता है गांधी जी को, मतलब गांधी ने बात रखा होगा, लेकिन गांधी जी का बात हो सकता है सुना ना गया हो। ठीक है ना, ये मुद्दा था। ठीक है, चलिए। चलिए आगे लिखें। कहां तक लिखा हम लोगों ने? उनका नारा क्या था? लिख लीजिए, इनकलाब जिंदाबाद, अर्थात क्रांति जीवित रहे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अर्थात क्रांति जीवित रहे, जीवित रहे। ठीक है ना, किसका नारा था? भगत सिंह का। ठीक है, इसको भी, इस इनकलाब जिंदाबाद को लिखा कौन है? मोहानी। ठीक है ना, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए, एक चीज हम लोग का और इसमें बच गया है, सुनिए। हजरत, हसरत मोहानी, हजरत मोहानी नहीं है, हसरत मोहानी। देखिए, आप लोगों में एक चीज है ना कि आप किसी किसी चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। वी आर नॉट हियर फॉर रिसर्च, ठीक है ना। हम लोग पास्ट में जाके रिसर्च करके, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि हम लोग भगत सिंह को जाके एकदम एकदम इंसाफ दिला ही देंगे। हम लोग का ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम काम ये हो सकता है कि भगत सिंह को एक पॉजिटिव छवि के रूप में लोगों को तक पहुंचाएं, अपने बच्चों तक पहुंचाएं, जैसे हम आपको बता रहे हैं। आप मैक्सिमम इतना ही कर सकते हैं, और इतना ही करना चाहिए आपको। आपके दिल में भगत सिंह का रिस्पेक्ट है, तो आप उनके रिस्पेक्ट को लो, क्योंकि इतना आसानी से आजादी नहीं मिला हम लोग को। भगत सिंह ने जो किया सही किया, हमारे हिसाब से वो सही है, ठीक है ना। भगत सिंह के ऊपर इतना मूवी भी बना। आज भी भगत सिंह का नाम जो है ना, बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो युवा हैं, वो उनसे प्रेरणा लेते हैं, प्रेरणा का स्रोत है हमारे लिए। जो भी चीजें हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, फांसी उनको नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपको ये भी चीज बता दे, इंडियन लोग जो थे ना, इंडियन लीडर्स भी बहुत सारे ऐसे थे जो इन सब चीजों से, भगत सिंह से थोड़ा सा तनाव की स्थिति में थे, नहीं चाहते थे कि भगत सिंह की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़े। तो ये सारी चीजें हैं, समझ में आए? चलिए, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल, आज के लिए इतना ही ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग क्रांतिकारी जो विदेशों में हो रहा है, एक चिटका चटगांव वाला बच गया है ना हमारा, ठीक है ना। कौन थे इसमें? सूरी सेन, है ना। और एक जतिन दास के बारे में भी आप लिख सकते हैं। चलिए सर, एमसीक्यू नोट्स कैसे प्राप्त करें? अच्छा, मैं बोलता हूं इनको, ब्रजेश जी को, वो आपको भेज देंगे। और कुछ, कोई डाउट?